हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं प्रीवियस टॉपिक का नेक्स्ट सेक्शंस दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली थी, अब मैं उसके आगे करवा रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ एक दो ही रह गई है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है जो रह गई थी, सोनोरस नेचर। सबको पता है सोनोरस नेचर क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट किए करवाए जाते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सोनोरस नेचर का मतलब द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सोनोरस नेचर मींस दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे हिट बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान सी प्रॉपर्टी है, समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी रह गई थी, दैट इज कलर। मेटल्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। जनरल कलर की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं जनरली कौन सा कलर शो करते हैं? ग्रे, या फिर कह सकते हैं सिल्वर सा कलर शो करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जनरली शो ग्रे और सिल्वर कलर। जनरली ग्रे या सिल्वर सा कलर शो करते हैं मेटल्स। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल है, इसमें एक्सेप्शंस हैं जो इस कलर को छोड़े कुछ और कलर्स भी शो करते हैं। जैसे एक्सेप्शंस के तौर पे समझे तो जैसे हमारे पास है गोल्ड, और सबको पता है गोल्ड का कैसा कलर होता है? गोल्डन कलर होता है, गोल्डन कलर। ठीक है, ये क्या हो गए? एक्सेप्शंस हो गए। क्या हो गए? एक्सेप्शन। जो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मली हम कहते हैं ग्रे या सिल्वर कलर होते हैं बहुत सारे मेटल्स का, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर गोल्ड का कैसा कलर होता है? गोल्डन कलर होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कॉपर, कॉपर का कलर होता है रेडिश। ये बात आपको याद होगी, पहले भी कभी करवाई थी। रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबको समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे। उस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ एक दो टर्म्स आपको बताना चाहता हूं और वो आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, देखो मेटल्स जो होते हैं आपको पता है हम कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए पहले के समय में कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो कौन से मेटल्स हैं जो कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं? उन मेटल्स को यहाँ पे हमें समझना है कॉइनेज मेटल। कौन से मेटल? कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, कौन से मेटल समझोगे? कॉइनेज। ठीक है, तो देखो कॉइनेज मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कॉइन्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे, दैट इज नोन एज कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, द मेटल्स which are used for the making of coins। कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते थे, उन्हें कॉइनेज मेटल कहते हैं। इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं जो कॉइन्स बनाने के काम आते थे? जैसे हम एग्जांपल तौर पे लिख सकते हैं, तो ये बात आपको सबको पता भी होगी कि जो गोल्ड मेटल है, गोल्ड मेटल ये यूज किया जाता है किसके लिए? कॉइन्स बनाने के लिए। आपको पता है पहले के जमाने में गोल्ड मेटल को यूज किया जाता था किसके लिए? हम कह सकते हैं कॉइन्स बनाने के लिए। आज भी हम गोल्ड को यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, इसके साथ दूसरा मेटल कौन सा यूज होगा? दूसरा हो सकता है सिल्वर।
सिल्वर भी मेटल किस में यूज करते हैं, कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा मेटल है प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। ये सब मेटल्स जो है वो क्या है, कॉइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और आपको एक चीज यहाँ पे एक और याद रखनी है, ये मेटल रिएक्टिविटी के बेसिस पे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? तो कॉइनेज मेटल्स समझ में आया। कॉइनेज मेटल्स क्या होंगे, ऐसे मेटल्स जो यूज किए जाते हैं कॉइन्स बनाने के लिए, उन्हें कहते हैं कॉइनेज मेटल। इसके साथ एक और टर्म आपको याद करनी है, स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स। कौन से? स्ट्रेटेजिक्स। स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स, ठीक है, स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स। स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स का मतलब होता है ऐसे मेटल्स जिसके ऊपर हमारी डिफेंस और हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड करती है, दैट आर नोन एज स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स, ठीक है। द मेटल्स ऑन विच द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स, जिसके ऊपर इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की डिपेंड्स करे, एंड डिफेंस एंड ऑन डिफेंस, ठीक है। द मेटल विच ऑन विच द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स एंड डिफेंस ऑन डिफेंस, हम कह सकते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी और डिफेंस जो है वो किस मेटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर नॉन एज स्ट्रेटेजिक्स मेटल, ठीक है। द मेटल्स ऑन विच द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन और ऑन डिफेंस, मतलब जिसपे इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स करे और जिसपे डिफेंस भी उस पर डिपेंड करे, दे आर नॉन एज स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक्स मेटल के बाद कि इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स में आते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है जो स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स में आता है, पहला कौन सा आएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम समझ में आया। दूसरा होगा क्रोमियम, ठीक है। तीसरा होगा मैंगनीज, मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज और जिरकोनियम, जिरकोनियम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज और जिरकोनियम्स, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसके पे वर्ल्ड की इकोनॉमी और डिफेंस डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे मेटल को कहते हैं स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स। समझ में आ गया। द मेटल्स ऑन विच इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स एंड ऑन डिफेंस, डिफेंस और इकोनॉमी जो है वो दोनों के दोनों डिफेंस पे डिपेंड करती हैं, दे आर नोन एज स्ट्रेटेजिक्स मेटल। समझ में आ गया। तो दो टर्म्स आपको याद रखने, कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं और स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स कौन से होते हैं। तो यहाँ आके हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो कंप्लीट हो गई है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको एक टर्म बतानी है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम समझेंगे कैसे केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं मेटल्स, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है ताकि मेटल्स के एटम्स आइसोलेटेड गैसेस स्टेट कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाए, दे आर नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
तो क्या होगा, आयंस बनेंगे। आयंस जो होते हैं वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकते हैं। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है आयंस फॉर्मेशंस पे। अगर आयंस बनते हैं तो इसका मतलब किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार दोबारा बता रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। ठीक है, आई डॉट ए से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electrons of an isolated atom so that they convert into gaseous cation is known as आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम सो दैट दे कन्वर्ट इनटू द दे कन्वर्ट इनटू गैसियस केटाइन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको पहले बताया था, कैसे बताया था, ये मान लो मेरे पास सोडियम एलिमेंट है और ये सोडियम का एटम भी मान सकते हैं। ठीक है, सोडियम के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें पता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाए थे इस तरीके से, मैंने बताया था, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है और ये तीसरा ऑर्बिट है। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये वैलेंस ऑर्बिट कहता है। इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स में निकल जाता है तो आप मानिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया, इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, केटाइंस कहते हैं। इसलिए गैसियस केटाइंस मतलब गैसियस की, क्यों, क्योंकि हर किसी से सेपरेट आउट होंगे ताकि वो किसी केमिकल आइडेंटिटी के साथ रिएक्शंस कर, इसलिए गैसियस केटाइंस में यूज करता है ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो सोडियम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बना देगा, Na पॉजिटिव, दैट इज नोन एज केटाइन। क्लियर हो गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो मेटल्स हैं वो कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसी आगे चलते हैं कि अगर ये केटाइंस बना ले तो कैसे रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास अभी सोडियम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बना दिया था, सोडियम पॉजिटिव केटाइन, क्या बना दिया था, केटाइन। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शंस के समय आयंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऐसे एलिमेंट के पास जाए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एक्सेस में हो, ताकि आपस में क्या बना ले, बॉन्ड्स बना ले। ठीक है, तो अगर हमें याद हो कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 287 आते हैं। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयंस में। ठीक है, और इसे क्या कहोगे, एनाइन। अब दोनों के दोनों आयन स्पीशीज हैं, दोनों के दोनों पास पास आएंगे और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सोडियम आयन है
इसके पास है कैसा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये क्या करेंगे, पास पास आएंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं पास पास आएंगे, और पास पास आने से क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी अटेन होगी और ये एक कंपाउंड बना लेते हैं जैसे NaCl। ठीक है, अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे किस तरीके के बॉन्ड्स बनेंगे, किस तरीके के बॉन्ड्स का मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि ये जो आयंस है एक किस में बन जाए, स्टेबल स्पीशीज कन्वर्ट हो, दैट इज बॉन्ड्स। तो NaCl जब बनाता है तो इसके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं दैट आर आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, आयोनिक, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी कह सकते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड और सॉरी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा गलत लिखा गया, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने, इसलिए ये जो मेटल्स होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट पे कि किस किस एलिमेंट के साथ ये केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस किस के साथ रिएक्शंस करेंगे, वन बाय वन सबको समझेंगे। तो मैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पार्ट आपको समझाना चाहता हूं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं आपको पता है रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो रिएक्टिविटी के बेस पे डिपेंड होने के कारण कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से रिएक्शंस कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और कुछ मेटल हीटिंग के थ्रू होते हैं, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टर नहीं कर पाते। ठीक है, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के केस में आपको मेटल्स का केस याद करना है रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन on the basis of reactivity, on the basis of reactivity of metals। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोडियम पोटाशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये जो है बहुत फास्टली विगरसली ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम केस करेंगे, उसके बाद मीडियम वाले और लीस्ट रिएक्टिव वाले। ठीक है, तो देखो एग्जांपल तौर पे इस चीज को हम क्लियर करते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो कैसे रिएक्शंस करेंगे, एक तो फास्ट करेंगे, विगरसली करेंगे। ठीक है, फास्ट विगरसली करेंगे, समझ में आ गया, और वॉयलेंटली रिएक्शंस करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, मान लो मेरे पास पोटेशियम मेटल जो रिएक्टिविटी में हाई होता है, ये अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल टेम्परेचर पे कर सकता है ये। ठीक है, तो पोटाशियम ऑक्साइड K2O पोटाशियम ऑक्साइड बना लेगा, और पोटाशियम ऑक्साइड जो हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, समझ में आ गया। तो पोटाशियम मेटल हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो K2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही सोडियम मेटल है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और यहाँ पे आएगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ठीक है, किसमें बना लेगा Na2O, ये पोटाशियम ऑक्साइड और ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अब बात आती है कि ऑक्सीजन तो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में। इसका मतलब ये मेटल्स अगर हम ओपन एयर में छोड़ दें तो बहुत जल्दी रिएक्शंस कर लेंगे,
हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब इन मेटल्स को हम ओपन एयर में नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम इन मेटल्स को किसके अंदर इमर्स करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो इस मेटल्स को किसके साथ रिएक्शन ना होने दें, ना वाटर के साथ और ना ही ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को द मेटल्स potassium and sodium are immersed in kerosene oil, kerosene oil और पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ ना हो सके, टू अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन गैस। और आगे चल के हम पढ़ेंगे इसी केस को वाटर के साथ, ना ऑक्सीजन गैस के साथ ना वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन गैस और वाटर। इसलिए हम पोटेशियम सोडियम को इमर्स करते हैं केरोसिन ऑयल के साथ। ठीक है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ गया। तो ये पहला केस था कि ऑक्सीजन गैस के साथ मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स कैसे रिएक्शंस करते हैं। इसके बाद हम मीडियम वाले पे चलेंगे और फिर लिस्ट वाले पे चलेंगे। ठीक है।